प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी परिभाषा एवं उसके उदाहरण के बारे में चर्चा की थी। और अब इस क्लास में आपका चर्चा का जो विषय है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। पूर्व क्लास में मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया था। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है संभावनाएं व्यक्त करना या कल्पनाएं व्यक्त करना, ठीक है ना। और इस अलंकार की जो पहचान है, ध्यान देंगे, इस अलंकार की जो पहचान की जो शब्द है, कोई भी पद हो, कोई भी उदाहरण हो, कोई भी काव्यगत पंक्ति हो, अगर उस काव्यगत पंक्ति में या उस उदाहरण में या उस पद में ये मानो, जानो, ज्यों, क्यों, जानू, मानव, मानव आदि शब्द ये सब आ जाते हैं तो आंख बंद करके देख लेना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है ना। ये बात आपको सुनना आगे होगी। पूर्व क्लास में ये भी बताया था मैंने, इस शब्द का टुकड़े करने पर, संधि विच्छेद करने पर क्या था, उत प्लस प्रे प्लस इच्छा, ठीक है ना। इनका वो टुकड़े करने पर ये होता है शब्दों का टुकड़ा करने पर, और इसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त करना, ठीक है ना। उससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था उपमा के भेद, ठीक है ना। उपमा के 4 भेद बताए थे। उपमा के भेद नहीं, सादृश्य अलंकार के जो अवयव है उनके बारे में बताया था मैंने आपको। उनके 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है ना। और उस क्लास में पढ़ाते समय ये भी बताया मैंने आपको, ये जो 4 अवयव है, ये चारों अवयव शुरू से लेकर जितने भी अर्थ अलंकार उसमें लगभग उसमें काम आते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ तक कि रस पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं कहीं इनके बारे में चर्चा की जाती है, बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ उपमेय, उपमान का विशेष रूप से इसमें होता है। तो ध्यान दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के अगर भेद की दृष्टि से अपन अध्ययन करें तो इनके 3 भेद माने गए हैं। वस्तु प्रेक्षा अलंकार, ध्यान दीजिए, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत प्रेक्षा अलंकार। मैंने पूर्व क्लास में ये भी बताया था, किसी काव्यगत पंक्ति में ध्यान दीजिए, वस्तु, ठीक है ना, वस्तु, हेतु और तीसरा है फल। वस्तु का मतलब होता है, ध्यान देने की बात है, वस्तु का मतलब होता है कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जिसका साकार रूप होता है, कैसे कैसे। हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब क्या होता है बच्चों, कारण। फल का मतलब परिणाम, फल का मतलब क्या होता है, परिणाम। शाब्दिक अर्थ ये भी होता है। और मैंने आपको पूर्व क्लास में काव्य के हेतु आपको समझाया था, अगर याद हो ध्यान हो तो, ठीक है ना। तो देखिए, उत्प्रेक्षा के 3 भेद है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तु प्रेक्षा, ध्यान दीजिए, वस्तु, हेतु और फल, 3 चीज ध्यान, वस्तु, हेतु और फल। वस्तु से वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु से हेतु प्रेक्षा अलंकार और इसी प्रकार से फल से फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार है। बात बहुत इसकी परिभाषा में देखिए, दृष्टि से देखिए अपन, तो वस्तु प्रेक्षा में क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की कल्पना करना या वस्तु मान लेना। वास्तव में कोई वस्तु हमें दिख रही है, एक वस्तु है, और उसी वस्तु के सामने कोई दूसरी वस्तु की कल्पना कर लेना, ठीक है ना। उदाहरण जैसे परिभाषा देखिए, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा अलंकार की मूल विशेषता यह है, ध्यान दीजिए, एक तो संभावना, क्या होता है बच्चों, संभावना, और दूसरा है कल्पना, बराबर व्यक्त करना, ठीक है। संभावना और कल्पना व्यक्त की जाती है किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु में, तो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक वस्तु जैसे दूसरी वस्तु को मान लेना है, दूसरी वस्तु जैसे एक वस्तु को मान लेना। अपन कहते हैं यार मैंने आपको कहीं देखा या आप उनके जैसे लगते हो,
ठीक है ना, भीड़ में चलते हैं और अपना मित्र है, हम उसकी परछाई नहीं देखते, लेकिन उसकी पीठ से देखते तो ये लग रहा है मेरा मित्र, तो हम उसकी पीठ थपथपाते हुए संयोग से कोई पूछ नहीं करते, उसे हम सॉरी बोलते यार मैंने समझा वो मेरा मित्र है इसलिए मैंने आपसे मजाक की। खैर ऐसी भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में ये बात है किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त करना या उसकी कल्पना करना या उसकी दूसरी वस्तु को मान लेना, वहां वस्तु प्रेक्ष अलंकार है। ध्यान देंगे तो ध्यान देने की बात है। देखिए मैंने आपको पूर्व क्लास में जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर है ना, ये दो वस्तुएं, ठीक है ना, दोनों का रूप एक जैसा ही है। अब एक बाहर से देखने पर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु को मान लेना, जैसे दोनों ब्लू ब्लू दिखते हैं ऊपर के, ब्लू पेन ब्लू मार्कर लेकर आना है तो हम उसको मान लेते हैं ब्लू पेन, लेकर खोलने पर पता चलता है वास्तव में ब्लू नहीं है, रेड कलर का है, ठीक है ना, दोनों ऊपर से एक जैसे लगते हैं। ठीक वैसे ही कोई काव्यगत पंक्ति होती है, उस काव्यगत पंक्ति में कोई भी एक वस्तु होती है, उसी वस्तु के जैसे दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाती है, तो वहां पर वस्तु प्रेक्ष अलंकार था। वस्तु का नाम वस्तु शब्द आते ध्यान रखना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानना, समझ गया ना। जैसे उदाहरण दिया है एक नायिका का, रत्ना भरे अंगों में, रत्ना भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे। एक नायिका ने अपने बदन पर वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, उनके बारे में कभी उसके बारे में कल्पना करता है कि रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ जुगनू जगमगाते जगते थे, है ना। आभूषण तो किसने पहना? नायिका ने पहना। और जब आभूषण नायिका ने पहना है, वो जैसे धूप में चलती या छाया में चलती तो उसके आभूषणों की जो प्रतिछवि सूर्य की रोशनी से या किसी लाइट की रोशनी से चमकते हैं, तो ऐसा लगता है मानो दूर से उसके शरीर पर कोई रात्रि में जुगनू होते हैं, वो चमकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ नायिका के शरीर पर पहने हुए आभूषण, यहाँ नायिका के शरीर पर पहने आभूषण उपमेय, ध्यान दीजिए उपमेय क्या है? उपमेय हमेशा साथ ध्यान देने बात है। उपमेय है जिनमें लता पर जगमगाते जुगनों की संभावना व्यक्त की गई है। कोई नायिका कपड़े पहनती या वस्त्र पहनते या आभूषण पहनती है, और आभूषण पहनने से किसी प्रकाश या रोशनी से बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दूर से देखने पर उसकी रोशनी को देख करके हमें ऐसा एहसास होता है कि वो नायिका ने आभूषण नहीं पहने, बल्कि उसकी नायिका के बदन पर कोई जुगनू जगमगाते हैं। इस प्रकार से नायिका के जो वस्त्र हैं को उन्होंने उपमेय की संज्ञा या आभूषण है उनको उपमेय की संज्ञा पर दे दी गई है। इसीलिए नायिका के आभूषणों को, ठीक है ना, एक आभूषणों को दूसरी वस्तु जुगनू के रूप में यहाँ पर मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर वस्तु प्रेक्ष अलंकार हुआ है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समकक्ष मान लेना या उसमें संभावना व्यक्त कर लेना वस्तु प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा अलंकार है हेतु प्रेक्ष है। ध्यान दीजिए पहला अलंकार वस्तु प्रेक्ष है और दूसरा हमारा कौन सा है? हेतु प्रेक्ष है। अब देखिए हेतु प्रेक्ष अलंकार, हेतु का मतलब ऐसे क्या होता है बच्चों? कारण। हेतु का मतलब क्या होता है बच्चों? कारण, ठीक है ना। हेतु काव्य हेतु भी बताया था मैंने आपको पहले क्लास में। ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा क्या है? जहां पर अहेतु, ध्यान देने की बात है, जहां पर क्या होता है? अहेतु कि हेतु के साथ संभावनाएं, जहां पर अहेतु के रूप में संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर हेतु प्रेक्षा होती है। इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है, इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है किंतु उसे कारण मान लिया जाता है। आया समझ में? यानी इसमें क्या है? अहेतु की हेतु के रूप में संभावना व्यक्त करना, अहेतु बिना कारण, अहेतु मतलब था बिना कारण, हेतु का मतलब था कारण, बिना कारण भी कारण मान लिया जाता है। एक व्यक्ति हंस रहा था जोर जोर से और दूर से देखकर नहीं हंस रहे, वो तो रो रहा था, उसकी छाया भी ऐसे, मनोकृति भी ऐसी होती, मुखाकृति भी ऐसी होती।
अरे उसको मुखाकृति कोई भी काव्यगत पंक्तियां सुनकर के हुई होगी, कोई दृश्य देख करके हो सकता है, क्या नहीं, वो तो रो रहा था। इस प्रकार से कोई अकारण होते हुए भी उसमें कारण की संख्या बता दी जाती है, तो वहां पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है, संभावना व्यक्त कर दी जाती है। तो जहां पर हेतु के रूप में संभावना क्या कल्पना की जाती है, वहां पर हेतु प्रेक्षा होती है। इसमें एक वस्तु का इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है, क्योंकि एक वस्तु उसका कार्य स्वाभाविक होता है, किंतु फिर भी किंतु उसे कारण मान लिया जाता है। देखिए उदाहरण रूप में आप इस उदाहरण ध्यान देंगे, अरुण भय कोमल चरण, ध्यान दीजिए, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलने, हाँ, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिवे ते बहाने, ध्यान देने की बात, उदाहरण बहुत अच्छा है। अरुण भय कोमल चरण, ध्यान, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिवे ते बहाने, अर्थात ध्यान देने की बात है, एक नायिका की जो चरण है बिल्कुल कोमल है, और कवि उस कोमल चरणों की जो परिकल्पना व्यक्त कर रहा है कि नायिका जब पृथ्वी पर चलती है, नायिका पृथ्वी पर चलती है और पृथ्वी पर चलने के परिणाम स्वरूप उसके जो चरण, कोमल चरण है, वो रक्तमय हो गए हैं। स्वाभाविक कारण हो गए कि पृथ्वी पर चलने के परिणाम उसके क्या हो गए, पैर है, चरण है, वो लालमय हो गए, रक्त से रंजित हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रक्त में क्योंकि चरणों में स्वतः ही क्या होता है, रक्त होता है, और चलने पर वैसे ही रक्त वो चलेगा तो रक्त संचार होगा, तो वो वैसे ही रक्त हमें दिखेगा। इसमें ऐसा कोई कारण ऐसा इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर भी उसमें ये मान स्वाभाविक होता है, लेकिन उसका कारण मान लिया जाता है। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिवे ते बहाने, अर्थात क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर चलने से कोमल पांव रक्त वर्णित हो गए, ज्ञान चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। समझ गया ना, लाल पैर किससे हो गई कि पृथ्वी पर चलने से उसके रक्त, उसके पैर लाल हो गए, खून आ गया, रक्त आ गया, ठीक है। जबकि वास्तव में, जबकि यहाँ पर हेतु है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए, वे तो स्वभाव ही लाल ही है, और वे पैर हमारे लाल ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी उसको एक कारण मान लिया जाता है, तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु का मतलब ध्यान रखना कारण नहीं होते हुए फिर भी कारण मान लेना, वहां पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए आपको, बताया आपको, नायिका चल रही है रास्ते पर, पृथ्वी पर चल रही है, और दूसरा कोई देखता है कि इसके देखो पृथ्वी पर चलने के परिणाम उसके पैर रक्त से रंजित हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कारण मान लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसके तो स्वभाव से पैर क्या लाल रंग के हैं। आगे समझ में, चलो ठीक है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, फलोत्प्रेक्षा। फल का मतलब क्या होता है, परिणाम। फल का मतलब क्या होता है, परिणाम। परिभाषा देखिए यहां पर, जहां पर आप फल ध्यान दीजिए, और यहां पर अहेतु, बिल्कुल सटीक सा है, ऐसा कुछ नहीं इसमें जो आपको याद नहीं होने वाली बात है, बिल्कुल याद हो जाएगी। यहां पर अहेतु है, तो यहां पर अफल है, एक ही बात है। अहेतु दिमाग में आ गया, पूरी परिभाषा आप लिख सकते हो। यहाँ पर अहेतु आते ही आप परिभाषा लिख सकते हो, लिखित में बात की परिभाषा क्या है, जैसे जहां पर अफल में फल की कल्पना की जाती है, बात वही देखिए। वस्तु प्रेक्षा में क्या, जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर अफल में फल की, ध्यान दीजिए, जहां पर अफल में फल की कल्पना की जाती है, अर्थात जो वास्तविक फल ना हो, परिणाम ना हो, वास्तविक फल ना हो, उसे फल के रूप में कल्पित किया जाता है, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार, वहां फलोत्प्रेक्षा होती है, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कहा जाता है। समझ गए आपको, उदाहरण देखिए, तव मुख समता लहन को सेवत जल जा। एक कवि किसी नायिका के मुखड़े की, किसी नायिका के चेहरे की परिकल्पना करते हुए कहता है
कि तब मुख, तेरे मुख की समता प्राप्त करने के लिए, तेरे मुख जैसे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो बेचारा जो कमल का जो फूल है, ध्यान दीजिए, तब मुख समता लहन को सेवक जल जा, ठीक है ना, यानी तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए मानो कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, ठीक है ना, अर्थात जो फल नहीं है उसे फल मान लिया गया है। देखिए कमल कहाँ था बच्चों, ऐसे जल में रहता, कीचड़ में खेलता है वो, लेकिन कवि ने नायिका के चेहरे की कल्पना कमल के फूल से कर दिया। नायक जाता है, नायिका अपनी नायिका भी कहते हैं, देख तेरे मुखड़े की समानता प्राप्त, तेरा मुखड़ा बहुत सुंदर है और तेरे मुख जैसी समता प्राप्त करने के लिए जो बेचारा कमल है जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है और तपस्या करके तुम्हारी मुखड़े की जैसी समानता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार के जहां पर अफल में फल की कल्पना की जाती है वहां फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्प्रेक्ष अलंकार के तीनों भेद हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में आपको समझाया है। ध्यान देने की बात है, उत्प्रेक्ष अलंकार कितने भेद होते हैं? 3। वस्तु प्रेक्ष अलंकार, वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार, ध्यान देंगे, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार और तीसरा है फलोत्प्रेक्ष अलंकार। वस्तु में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, ठीक है ना, हेतु में और हेतु को हेतु मान लेना, फलों में अफल में फल की परिकल्पना करना, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक मैं समझता हूं आपको उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद समझ में आएंगे। धन्यवाद।